नमस्ते दोस्तों, मैं परेश गोसा। इस वीडियो में मैं एटमॉस लेकर एंटेना है ना, इसकी पूरी जो डेवलपमेंट हुई, डॉक्टर रेने नकाशिया जो फ्रांस के डॉक्टर है ना, इन्होंने कई एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है बेसिकली, लेकिन उन्होंने काफी दो ऐसे पीएचडी की, एक एक्यूपंक्चर में, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, है ना, और वो खुद इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर थे। तो वो थोड़ा मैं आपको डिटेल है ना उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि कैसे पूरा एटमॉस मेथड डेवलप हुआ, है ना, कितने सालों में हुआ, क्या हुआ। तो मैं परेश गोसर, है ना, मैं यहाँ पे इंडिया मुंबई में हूँ। और 2013 में, है ना, मैं एटमॉस मेथड सीखने के लिए फ्रांस गया था। उसके बाद फिर से अक्टूबर में गया था। तो ऐसे दो बार, है ना, उनके बायो 1, बायो 2, बायो 3, बायो 4 ऐसे 4 कोर्स होते हैं एटमॉस मेथड में। वो मैंने सीखे वहां पे जाके। और तब मुझे एक्चुअल पता चला इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसके यूज के बारे में। उसके पहले 5 साल पहले में 2008 में 2009 में मैं इंडिया में ही, है ना, ये जहाँ से मैंने पहली बार इसको एक्वायर किया था, वहां पे इसके बारे में काफी स्टडी की, है ना, काफी इन्वेस्टमेंट किया, काफी समय उसमें दिया। लेकिन वहां पे जो भी सिखाया गया था, है ना, वो ना के बराबर था, या ऑलमोस्ट, है ना, ऐसे के बदले ऐसा था सारा कुछ। तो उसका उपयोग करने पे, है ना, काफी हद तक कोई रिजल्ट्स नहीं समझ में आते थे। बायो एनर्जेटिक्स की मैं अगर स्पेशली बात करूं या जो भी, है ना, तो बाद में जब ओरिजिनली, है ना, जब ओरिजिनल लोगों से मैंने सीखा जाके फ्रांस में जाके, है ना, तब इसका एक्चुअल मुझे पूरा डिटेल में पता चला कि एटमॉस मेथड क्या है, बायो एनर्जेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना एटमॉस का, वो क्या है ना, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी बैलेंसिंग होता है, कैसे एनर्जीज को चेक किया जाता है, कौन से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे चेक किया जाता है, और कैसे वाकई में, है ना, इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, कैसे यूज करना है। बिकॉज ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये रेजोनेंस पे वर्क करता है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इसको चलाना रहता है ना, ये आपको नहीं चलाना रहता है बेसिकली। जैसे, है ना, हम रेडियो स्टेशन जो पहले के हमारे जो रेडियो होते थे, है ना, उसमें आपने देखे होंगे, तो ऐसे पैरेलल वायर्स थी, और हम, है ना, एक चैनल को हाथ से ऐसे घुमाते थे, और वो, है ना, कर्सर एक था जो आगे पीछे घूमता था और एग्जैक्ट स्टेशन पे आता था, है ना। तब वहां पे कुछ भी जो हमको न्यूज सुनना है या गाने बजाने हैं, है ना, तो वो स्टेशन हमको मिल जाता था। आज अभी वो थोड़ा डिजिटली हो गया है, लेकिन, है ना, ये कर्सर था जो घूमता था और हम उसको स्टेशन को सेट करते थे। तो वो एक तरह का लेकर एंटेना ही था, है ना। और ये जो लेकर एंटेना है ना, इससे बेसिकली हम हमारे बॉडी के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। जो अलग अलग हमारे चक्रास है उसको चेक कर सकते हैं। उसी तरह के किसी भी वास्तु में जाके हम अलग अलग तरह के एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जीज है ना, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में, है ना, चलती है, उसकी एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। जो मोबाइल टावर्स है हमारे आजू बाजू में, उसकी एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। डेट्रीमेंटल एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, हार्मफुल एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज। अब ये जो पूरा सब्जेक्ट है एटमॉस मेथड का, है ना, उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पीछे जो डॉक्टर रेने नकाशिया जी है ना, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है, ये एरोनॉटिक्स में, एरोप्लेन वगैरह में वो उस कंपनी में काम करते थे जहाँ पे उनकी जरूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की। तो वो एक उम्र में जब वो 35-40 ईयर्स के थे, और उनका, है ना, हॉबी था लॉन्ग टेनिस खेलना। लेकिन, है ना, वेयर एंड टेयर उनके नी के कार्टिलेज के होने के कारण वो नहीं प्ले कर पाते, नहीं खेल सकते थे अच्छी तरह से। तो जो भी मॉडर्न मेडिसिन थे, उन्होंने उस पर काफी काम, है ना, काफी उन्होंने जो भी उसके हिसाब से थी सारी चीजें की। लेकिन फाइनली उनको कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हुआ, है ना। उसके बाद फिर किसी ने उनको सलाह दी, और किसी कारणवश, है ना, वो जब चाइना गए 1-2 साल में, तो वहां पे फिर फाइनली उन्होंने एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट ली। और 1-2 महीने में ही उनको कुछ अच्छे रिजल्ट समझने मिले, है ना, देखने मिले, कि अब वो, है ना, अच्छी तरह से कुछ चीजें कर पा रहे हैं, है ना। इवन इनकी जो हॉबी थी लॉन्ग टेनिस खेलने की, वो भी वो फिर से, है ना, इजीली कर पा सकते थे। तो तब उनको कुछ ऐसा स्ट्राइक हुआ, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया कि एक्यूपंक्चर में पूरा वहां पे 1-2 साल रुके, की है ना, वहां पे फ्रांस में आके जो भी, लेकिन पूरा उन्होंने उसके ऊपर पीएचडी किया, सीखा उसको पूरे ढंग से। उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि ये नीडल जब क्रैक हुई मेरी बॉडी में, है ना, तो उसने क्या जाके ऐसा काम किया मेरी बॉडी ने, है ना, कि वो हीलिंग हुई। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने, है ना, इंटरनली तो कुछ कंज्यूम ही नहीं किया है ना। कुछ नीडल्स थी, बस वो प्रिक की गई कुछ पॉइंट्स पे, और उसी के कारण, है ना, जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी रिपेयरिंग हुआ, है ना, तो वो बॉडी ने किया। तो क्यों किया, कैसे किया, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में उन्होंने पीएचडी की, उसको डिटेल में समझा।
और ये साइंस को लेके है ना, जब वो फिर से वापस गए अपने फ्रांस या वहां पे उन्होंने जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीखा, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर होने के कारण है ना, फिर उन्होंने अपना दिमाग को अलग लेवल पे किया। वो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर थे, वो तो ऑलरेडी उन्होंने काम छोड़ ही दिया था, तो इस पे वो फिर आगे बढ़े और उसके स्टडी पे है ना, पहले उन्होंने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे बॉडी के ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, जिसको टिंग पॉइंट्स कहते हैं एक्यूपंक्चर में, उनको कैसे वो चेक कर सके वगैरह। तो उसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उससे काफी है ना साल उन्होंने फिर सिर्फ पहले वो चेक करते थे। फिर अब ये तो पता चलने लगा कि भाई जो बीमार व्यक्ति है ना, उनकी एनर्जीज में और जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं है उसमें है ना क्या फर्क आता है उनके एनर्जीज में, है ना, ये उनको पता चला। फिर उसके बाद अब उसको कैसे हम रेमेडी कर सके, क्योंकि अभी एक्यूपंक्चर तो वो ठीक है जानते थे, लेकिन नीडल्स को कहीं ना कहीं उनको यूज नहीं करना था, क्योंकि उनको मालूम है वो खुद भी थोड़ा डरते थे, है ना, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट तो ले ली थी पूरी। अब लेकिन और भी जो लोग हैं जो है ना काफी हद तक नीडल्स को प्रिक करना अपने बॉडी में थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर इस पे डेवलपमेंट शुरू किया कि कैसे उसी पॉइंट्स को हम अलग तरह से यूज करें, क्योंकि फाइनली तो नीडल्स अंदर जाके कुछ है ना रिएक्शन ही करती है, कुछ एनर्जी मूवमेंट ही करती है, जिससे वो नीडल फाइनली काम करती है और बॉडी में पूरा जो भी रिपेयरिंग होता है वो उसके कारण होता है। तो वही चीज अगर हम एनर्जी के माध्यम से डायरेक्टली कर सके, है ना, तो उस तरह से उन्होंने उस पर डेवलपमेंट काम किया। उसने उन्होंने और एक दो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिसपे है ना विदाउट नीडल्स वो इंस्ट्रूमेंट ही बना दिया, जिससे वो उस पॉइंट्स को है ना नीडलिंग सेंसेशन दे सकते थे और उसको ठीक कर सकते थे। फिर इसी में और आगे बढ़े, है ना, फिर उन्होंने एक लाइट इंस्ट्रूमेंट बनाया लेजर लाइट के जैसा, जिससे वो उस है ना ताकि वो, क्योंकि वो भी जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने जो सेकेंड वाला बनाया तो उससे भी जो पल्सेटिंग होता था तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रिकिंग नीडल जैसा होता था, है ना, तो उससे भी और उन्होंने अच्छा वर्जन बनाया लेजर पेन का, है ना, तो लेजर पेन से फिर वो इजीली पॉइंट को स्टिम्युलेट, है ना, या फिर उसको उसकी एनर्जी को कम करना है या एनर्जी को बढ़ाना है ना, वो कर पाते थे। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। उसके बाद है ना फाइनली वो इस इंस्ट्रूमेंट पे आए और आज की तारीख में मैक्सिमम 90% ऑफ द वर्क एक्मॉस मेथड में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट करता है ना, तो वो ये इंस्ट्रूमेंट है। और एक्मो अपना वास्तु में भी मैं बात करूं, क्योंकि फ्रांस में तो एक्मो वास्तु के ऊपर कोई बात नहीं होती है, वहां पे तो उन्होंने अपना मेथड बनाया है एक्मॉस मेथड, और एक्मॉस मेथड से ही है ना अगर आपकी बॉडी को स्ट्रेस आ रहा है किसी जगह के कारण, आपकी खुद की जगह के कारण, तो उसी मेथड से है ना किसी तरह से वो कुछ रेमेडीज करते हैं जो मैं सीख के आया हूँ, ठीक है ना। लेकिन वास्तु में है ना जहाँ पे हम बॉडी पे नॉर्मली डायरेक्टली कुछ भी काम नहीं करते हैं, हीलिंग अपना एक अलग ही पूरा इंडिया में सिस्टम है ना, जहाँ पे भी अलग अलग मोडालिटीज है हीलिंग की। तो हीलिंग पे हम कुछ ज्यादा है ना डायरेक्टली काम नहीं करते, ना ही हम है ना वास्तु में जब भी हम जाते हैं तो बॉडी की एनर्जीज को नहीं चेक करते। लेकिन क्योंकि मैं एक्मॉस मेथड सीखा था, तो मेरा कैसा था कि मैं जब भी है ना एंटेना आने के बाद 2008 से है ना और 2013 से जब मैंने उस पर काफी डिटेल में स्टडी किया, तब मैं कोई भी कंसल्टेशन में जाता हूँ है ना, तो काफी टाइम ऐसा भी होता है कि मैं हर व्यक्ति की या मेन ओनर की एनर्जीज को भी चेक करता हूँ, ताकि एक आइडिया रहता है ना कि उसकी स्ट्रेस पॉइंट्स क्या क्या है ना, उसकी बॉडी की एनर्जीज क्या है। और अगर वास्तु में है ना करेक्शन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद है ना उनकी एनर्जीज में बिना कोई है ना, क्योंकि फिजिकली तो समझो कि उनको कोई है ना ऐसा डिजीज या डिस्कम्फर्ट नहीं है, लेकिन एनर्जी लेवल पे आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि है ना अगर मैं सिंपल बात करूं तो कोई भी बॉडी में बड़ा एलिमेंट आता है तो वो रातों रात डेवलप नहीं होता है ना। हार्ट अटैक आना है तो ऐसा नहीं होता है कि रातों रात वो डेवलप हुआ और आपको दूसरे दिन है ना हार्ट अटैक आता है या कोई भी बड़ी बीमारी। वो बॉडी में डेवलपमेंट स्टेज उसका तो काफी साल पहले शुरू हो जाता है ना। वो फाइनली आपको दिखता है ना एक ही दिन के में, है ना, आपको लगता है अगले दिन ही कुछ हुआ होगा या कुछ खाने पे हुआ होगा, है ना। तो ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। जनरली वो डेवलपमेंट काफी सालों से बॉडी में होते रहता है और फाइनल स्टेज पे आने पे ही है ना वो सीधा सिम्टम दिख जाता है या वो सीधा आपको है ना सो कॉज नोटिस आ जाता है कि अब ऐसा है। तो है ना वो, लेकिन है ना एंटेना होने के कारण हम पहले से ही जान सकते थे है ना कि ईटिंग हैबिट्स के कारण, स्लीपिंग हैबिट्स के कारण, वास्तु के कारण क्या बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना। और हमने वास्तु पे ही समझो काम किया और उनको सिर्फ सलाह सूचन दिया कि है ना ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स में आप कैसे थोड़ा चेंजेस करो, है ना। और वो हम अगर चेक करते हैं आप कुछ समय के बाद तो डेफिनेटली बॉडी की एनर्जी लेवल में हमको फर्क दिखता है। सिर्फ बहुत बार वास्तु पे ही काम करने पे भी उस डायरेक्शंस के कारण
उनके बॉडी में वो एनर्जीज लेवल में फर्क हमको दिखता है ना। तो ये था कि है ना, बिकॉज ऑफ एक्मोस मेथड और ये सारी चीजें जानने के कारण एंटेनास को मैं काफी अच्छी तरह से वास्तु में यूज कर सकता था। तो हम स्टोरी का सुन रहे थे, मैं आपको बता रहा था डॉक्टर रेने नकाशिया की, है ना। तो उन्होंने फाइनली जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाया एक्मोस का जो लेकर एंटेना, वो इसलिए बना है ना, और काफी साल ही बना, लास्ट में बना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1980s 85 में के आसपास शायद इन्होंने इसको फाइनली बनाया था, है ना। और अब है ना 2023 है, तो उसके बाद इस एंटेना को, है ना, हमारे इंडिया के एक आर्किटेक्ट है डॉक्टर, है ना, प्रभात पोद्दार, उन्होंने, है ना, इसको फ्रांस से इंडिया में लेके आए, और वो क्योंकि आर्किटेक्ट थे, है ना, तो उन्होंने फिर उस पर डेवलपमेंट किया। तो इसके बारे में भी, है ना, कभी कोई वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, है ना। ऐसे और मेरे काफी अलग अलग और भी वीडियोस, है ना, आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने छोटे छोटे, है ना, 1-1 मिनट के आसपास के वीडियोस बनाए हैं, ये बताने के लिए कि जो एक्मोस एंटेना है ना, वो किस तरह से काम करता है, ओरिजिनल एक्मोस एंटेना और उसकी जो कॉपीज अवेलेबल है उसमें क्या फर्क है ना, और क्या गलतियां लोग कर रहे हैं कॉपी को लेके, और कई बार बहुत से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, है ना, इस एंटेना जो कॉपी एंटेनाज है उसको लेके। तो बी अवेयर अबाउट दैट, है ना। इफ यू वांट टू डू प्रोफेशनली, अगर आपको काम करना है ढंग से, तो ओरिजिनल एंटेना होना अच्छी बात है। कॉपी होना, है ना, वैसे भी 70-80% लोग तो, है ना, जिनके पास ओरिजिनल भी है पर उनको पता नहीं है कैसे यूज करना, क्योंकि उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन उसमें नहीं लिया है ना, तो वो भी इस इंस्ट्रूमेंट को हाथों से ही चलाते हैं, जबकि ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप चलना चाहिए रेजोनेंस के कारण, है ना। जब आप उसको चेक करते हैं कहीं पे भी, तो स्कैन करते हैं कहीं भी, तो अपने आप हाथ से, है ना, अपने आप चलना इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको चलाते हैं तब तो ओरिजिनल है या, है ना, कॉपी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो इस पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली प्रैक्टिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप, है ना, काफी लोगों को भी अगर एक साथ में चेक करना पड़े आपको, 50 लोगों 100 लोगों को भी, है ना, तब भी आप इजीली फटाफट, है ना, सबकी एनर्जीज को स्कैन कर सके। हाँ, मैंने वो प्रैक्टिस की है, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है, और पूरे पूरे एक दिन में 250 लोगों को मैंने चेक किया है ना, उनके 7 चक्रास को और अलग अलग एनर्जीज को। सो मैंने उस पर काफी काम किया है ना। इसके कारण ही मैं इस लेकर एंटेना के बारे में आपको इतना बता पाता हूँ या बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वाकई ही पे उस पर प्रैक्टिस किया है, काम किया है ना, काम कर रहा हूँ। और आगे जाके, अभी तो मेरा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कोर्स है ना, और इस पे मैं अपग्रेडेड कोर्स भी इसके यूसेज के बारे में, इसके हैंडलिंग के बारे में, इसके डिफरेंट एक्सरसाइज के बारे में भी मैं ला रहा हूँ, है ना। और आगे जाके एक्मो जो एंटेना है बेसिकली, है ना, जिसको मैं वास्तु में यूज करता हूँ ज्यादातर, है ना, और उसकी एनर्जीज के बेसिस पे मैं जो इसे करेक्शंस करता हूँ, तो वो क्या करता हूं मैं, है ना, उसके बारे में भी मैं पूरा एक कोर्स लाने वाला हूँ कुछ ही समय के बाद, है ना। तो इससे जो भी आप अभी करंट सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, आप उसी को तो ऑफकोर्स इजीली यूज कर ही सकते हैं, है ना, और बिफोर एंड आफ्टर इसके एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो स्पेशलाइज्ड मेथड है ना, एंटेना को यूज करके करेक्शंस करने की, ताकि आप इजीली, है ना, किसी भी वास्तु में कर सके, क्योंकि एक अलग वीडियो में बनाता हूं उसके डिटेल्स के बारे में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू, थैंक यू।